दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि पंच तो वाकई में ही पंच होता है, उसमें परमेश्वर हमेशा वास किया करते हैं। दोस्तों, एक पिता और बेटा अपने घर पर रहा करते हैं। इनकी एक बेटी भी होती है, उसकी कुछ दिन पहले ही शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपनी ससुराल में चली जाती है। इधर जो बेटा होता है वो कुछ भी कामकाज नहीं किया करता, वो चोरी करता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो पिता होता है उसे बार बार समझाता है कि बेटा, मैं इस गांव का पंच हूँ और पंच के सामने कोई भी अपराधी आ जाए तो मुझे वही फैसला करना होगा जो उचित होगा। तू इस चोरी को छोड़ दे, इसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। लेकिन यहाँ पर बेटा मानने वाला होता ही नहीं, वो बार बार इसी काम को करता रहता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपनी बहन के घर में ही चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। और वहां जाकर जब जो दृश्य देखता है, उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो उसकी सगी बहन होती है वो किसी दूसरे गैर मर्द के साथ बातचीत कर रही होती है। तभी उसका इकलौता बेटा वहाँ पर जग जाता है। दोस्तों, जगने के बाद होता क्या है, यहाँ पर वो बेटा उनको देख लेता है। इधर जो भाई होता है वो चुपके से ये पूरा वाक़या देख रहा होता है। उसके बाद जो इसकी बहन होती है अपने बेटे को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, रात में ही शोर मचाया जाता है कि मेरी जेठानी ने मेरे बेटे को मार दिया। जो इसका प्रेमी होता है वो यहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों, गांव की पंचायत जुड़ जाती है। पंचायत में सभी पंच लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो फैसला करें तो कैसे करें, उनके पास कोई सबूत नहीं होता। दोस्तों, उसके बाद पंचायत 5-6 घंटे तक वहाँ पर बैठी रहती है, लेकिन कहीं से भी कोई फैसला हो ही नहीं पाता। उसके बाद उनमें से ही एक व्यक्ति बोल उठता है कि इस लड़की का पिता भी तो पंच है, उसको क्यों ना बुला लिया जाए, वो भी बहुत अच्छा पंच है, उसके फैसले बहुत अच्छे हमने सुने हैं, आज उसका भी पता चल जाएगा। जो बेटा होता है वो भी ये पूरा वाक़या देख रहा होता है और उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसकी बहन ने उसके प्रेमी के साथ मिलकर अपने जो बेटा है उसको मौत के घाट उतार दिया है। आज वो भी कहने लगता है कि मुझे भी पता चलेगा कि मेरा पिता कितना बड़ा पंच है। यहाँ पर उसे कुछ मालूम ही नहीं है। अब यहाँ पर वो कैसे फैसला करेगा वो देखने वाली बात होगी। दोस्तों, बेटा चुपचाप वहाँ पर देखता रहता है और जो पिता होता है वो उस पंचायत में आ जाता है। पंचायत के जो लोग होते हैं उस पिता की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आप इसका फैसला करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर थक चुके हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी कह रही है कि मेरी जेठानी ने मेरे बच्चे को मारा है। अब पिता कहने लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं अपनी बेटी से मिलकर आना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो पिता उस पंचायत को छोड़कर अपनी बेटी के घर जाने लगता है, लेकिन बेटी के घर जाने से पहले वो खुद उस जेठानी के घर चला जाता है। और वहाँ जब वो घर के अंदर पहुँचता है तो जो उसकी जेठानी होती है लड़की की, वो उसके सामने आकर पैरों को छूने लगती है और कहने लगती है कि पिताजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो पिताजी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँगा, क्या तुम मेरी बात को मान जाओगी? पर वो जेठानी कहने लगती है कि आप तो मेरे पिता जैसे ही, आप जो मुझे आदेश दोगे मैं वो सिर आंखों पर रखूंगी। लेकिन यहाँ पर जो पिता कहने लगता है उस बात को सुनकर वो एकदम से ना कर जाती है, क्योंकि वो पिता उस जेठानी से कहने लगता है कि तुम्हें पूरी पंचायत के सामने अपना जो पल्लू है सर से हटाकर यहाँ से निकल कर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो औरत कहने लगती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, चाहे मुझे इसकी एवज में कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे बेकसूर होते हुए भी जुर्म को सहन करना पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। दोस्तों, उसके बाद जो पिता होता है उससे कहने लगता है कि बेटा ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद खुद अपनी बेटी के पास पहुँच जाता है और बेटी से कहने लगता है कि बेटी, तेरे साथ में हुआ क्या है, तेरे बच्चे को किसने मारा है? तो बेटी तुरंत ही कहने लगती है कि मेरी जेठानी ने मेरे बच्चे को मारा है। इधर जो पिता होता है उससे भी वही सवाल करता है कि बेटा, तुझे पंचायत के सामने अपना जो दुपट्टा है, सर से जो पल्लू है उसे हटाकर पंचायत के सामने अपने उघारे सिर के साथ वहाँ से निकल कर जाना होगा। तो बेटी कह देती है कि ठीक है, मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। पिता कहता है कि ठीक है बेटा, अब तुझे निकलने की ज़रूरत नहीं है, तू आराम से बैठ जा।
उसके बाद वो पिता पंचायत में पहुंच जाता है और वहाँ पर जो पंच उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं उसके मुंह की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर तो वो बैठकर सोचता रहता है। पंच कहने लगते हैं कि साहब आपने क्या फ़ैसला किया है, आपने क्या कुछ यहाँ से निकला है या नहीं निकला है, क्या आप भी हमारी तरह ही निराशा में लेकर हमें बैठा कर रखोगे? लेकिन फिर वो व्यक्ति कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इस लड़के को मारने वाली है वो कोई और नहीं, मेरी खुद की बेटी है। अब पंचायत उसकी तरफ देखने लगती है और चारों तरफ वाहवाही होने लगती है। वहाँ पर उसका खुद का बेटा भी बैठा होता है। पंच वहाँ पर जो बैठे होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम कि ये हकीकत में ऐसे हुआ है? लेकिन यहाँ पर जो उसका खुद का बेटा बैठा होता है वो हाथ जोड़कर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि साहब मैं अगर कुछ अरदास करूँ तो क्या मुझे बोलने की इजाज़त है? तो यहाँ पर पंच लोग कहते हैं कि ठीक है, तुम भी बोलो, तुम भी इसके लड़के हो ना? हाँ कि हाँ जी, मैं इन्हीं का लड़का हूँ। फिर वो अपने पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि पिताजी आप ठीक कहते थे, आप वाकई में ही पंच हो और पंच में पनवेसर वास करते हैं। आज आपने बिना जाने पूछे ही ये सब फैसला सुना दिया, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हमारे जो भांजे हैं इसकी हत्या की है। दोस्तों पूरी पंचायत उसकी तरफ देखती रहती है और फिर जब इस पिता से पूछा जाता है कि तुमने फैसला किस वजह पर सुना दिया, तो इन्होंने कहा कि मैं उस जेठानी के पास भी गया था, मैंने उससे कहा था कि तुम्हें अपना पल्लू सर से हटाकर रास्ते भर से निकलकर चौपार के आगे जहाँ पर पंच बैठे हैं वहाँ से निकलकर जाना होगा। लेकिन बड़ी वाली बेटी ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे इस जुर्म में मुझे फांसी मिल जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने छोटी वाली जो मेरी खुद की बेटी है उससे जाकर कहा तो वो बेटी एकदम से तैयार हो जाती है। तो इसका मतलब जो इतनी शर्म नहीं कर सकती वो अपने बच्चे को भी मार सकती है। दोस्तों पंचायत में तालियां बजने लगती हैं और कहने लगते हैं कि वाकई में ही पंच पनवेसर का रूप होता है। दोस्तों तुरंत ही उस लड़की को पकड़ लिया जाता है, उसके प्रेमी को पकड़ लिया जाता है, वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है और दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें जेल के अंदर भेज देती है। दोस्तों ऐसे भी मामले हमारे समाज के अंदर होते हैं, ऐसे पंच हमारे समाज के अंदर आज भी मौजूद हैं जो इस तरह के फैसले सुना दिया करते हैं। नहीं तो उस पंच को क्या पता था कि वाकई में यहाँ पर हुआ क्या था। तो दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी, ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और इसी तरह से आपके साथ हम कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,